इसमें आप मिट्टी के भेद, मिट्टी के गुण एवं संग्रह, मिट्टी की पुलटेस, सामान्य एवं स्थानीय मिट्टी का प्रयोग, शारीरिक क्रियात्मक प्रभाव, रोग निदान प्रभाव, मिट्टी के सिद्धांत, मिट्टी चिकित्सा का वर्गीकरण, मिट्टी चिकित्सा के प्राथमिक एवं उत्तेजक प्रभाव के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम मिट्टी चिकित्सा क्या है उसके बारे में समझेंगे। सबसे इजी क्या होता है कि जब हम मिट्टी द्वारा चिकित्सा करें तो मिट्टी चिकित्सा, पंच महाभूत तत्व जिनसे प्राकृतिक चिकित्सा संपूर्ण है, धूप, हवा, मिट्टी, पानी, आकाश, उसमें मिट्टी एक बहुत बड़ा तत्व, पंच तत्वों में से। हमारे शरीर का निर्माण पंच तत्वों से हुआ है। ये तत्व हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इन पंच तत्वों से पृथ्वी तत्व अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो मनुष्य के पालन पोषण, वृद्धि और विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। पृथ्वी ही पेड़ पौधों, वनस्पतियों और विभिन्न प्रकार के खाद्यान्नों की जन्मदात्री है। इसलिए पृथ्वी को भारतीय संस्कृति में माता का स्थान दिया गया है। इस पृथ्वी तत्व के संपर्क में रहना स्वस्थ रहने के लिए अत्यंत आवश्यक माना जाता है। इसी पृथ्वी तत्व से शरीर की चिकित्सा को प्राकृतिक चिकित्सा में मिट्टी चिकित्सा का नाम दिया गया है। सर्वाधरे सर्वबीजे सर्वशक्ति समन्विते सर्वकाम प्रदे देवी सर्वेष्टम देहि में धरे। मतलब अर्थात हे पृथ्वी देवी, आप सबको धारण करने वाली हो, सर्व बीजमयी हो, सर्व शक्ति संपन्न हो, सर्व काम प्रदायिनी हो, प्रकाशमयी देवी हो, आप हमारे मनोरथों को सिद्ध करो। तो इतना उनको महत्व दिया गया है। और आप भी जानते हैं पृथ्वी या मिट्टी का कितना अद्भुत प्रयोग है और इम्पोर्टेंस है। मिट्टी चिकित्सा का इतिहास अत्यंत पुराना है। हमारे ऋषि मुनियों ने मिट्टी का प्रत्यक्ष उपयोग करके उसके महत्व को समझा। शरीर तथा मन को स्वस्थ रखने के लिए विभिन्न प्रकार से मिट्टी का उपयोग किए जाने की कला का विकास किया। प्राचीन आश्रम व्यवस्था में पृथ्वी पर सोने, भूमि पर नंगे पैर चलने, मिट्टी से ही हाथों, पैरों तथा शरीर की सफाई, मिट्टी से स्नान, मिट्टी से निवास स्थान को लीपकर शुद्ध करने तथा मिट्टी को सीधे संपर्क में रहने के अनेक उदाहरण मिलते हैं। वास्तव में ये उदाहरण शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के उन्नयन में मिट्टी की उपयोगिता को दर्शाते हैं। मिट्टी चिकित्सा प्राकृतिक चिकित्सा के अंतर्गत आने वाली एक ऐसी विधि है जिसमें शरीर या मन के विकारों को दूर करने के साथ साथ स्वास्थ्य संवर्धन के लिए भी मिट्टी का विभिन्न रूपों में उपयोग किया जाता है। तो क्या समझे कि हम बीपी ठीक करते हैं पृथ्वी पर, मिट्टी पर या घास पर चल करके। फिर पृथ्वी पर सोने से क्या होता है, अर्थ की मैग्नेटिज्म बढ़ती है, नर्वस सिस्टम अच्छा होता है। नंगे पैर चलने से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारी बॉडी में आती हैं, हम ज्यादा हील फील करते हैं। पुराने समय में जब सोप नहीं होते थे तो हम मिट्टी से ही हाथ पैरों को धोते थे, सफाई करते थे, मिट्टी से ही स्नान करते थे। आज भी बहुत सारी जगहों पर ये कल्चर है और मुल्तानी मिट्टी को आज भी ये मतलब इतना महत्व दिया जाता है। और मिट्टी से ही घर की लिपाई होती थी और आज भी जो लोग थोड़े रूरल एरियाज में हैं वो आज भी घरों को मिट्टी से लेपते हैं, जिससे उनकी जो भीनी भीनी सुगंध है वो हमारे स्वास्थ्य को अच्छा रखती है। मिट्टी चिकित्सा या प्राकृतिक चिकित्सा संपूर्ण ही न सिर्फ शरीर पे काम करती है बल्कि आपके मन पर भी काम करती है। तो जब बीमारी हो तब तो हम मिट्टी चिकित्सा करते ही हैं, पर जब बीमारी नहीं होती है तो भी हम मिट्टी चिकित्सा करते हैं अपने स्वास्थ्य के संवर्धन के लिए। मृदा किसे कहते हैं? पृथ्वी की ऊपरी सतह पर मोटे, मध्यम और बारीक कार्बनिक अथवा अकार्बनिक मिश्रित कणों को मृदा या मिट्टी कहा जाता है।
यदि हम ऊपरी सतह पर से मिट्टी हटाते हैं तो वहां प्रायः चट्टान पाई जाती है, लेकिन कभी कभी मिट्टी हटाने से थोड़ी गहराई पर ही चट्टान पाई जाती है। भारतवर्ष में मृदा कितने प्रकार की पाई जाती है? तो सॉइल कितनी तरह की होती है? इंडिया में मुख्यतः 8 प्रकार की पाई जाती है, क्योंकि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने भारत की मिट्टी को 8 समूहों में विभाजित किया है। क्या है वे? पहली जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल एवं पीली मिट्टी, लैटराइट मिट्टी और एरिड मिट्टी मतलब शुष्क मृदा। नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेंगे, जहां पे भी हमको लगेगा कि समझाना है तो समझा देंगे। बाकी मैं पढ़ रही हूँ। लवण मृदा, सलाइन सॉइल, पीटमय मृदा, पिटी सॉइल या जैव मृदा, ऑर्गेनिक सॉइल, वन मृदा, फॉरेस्ट सॉइल। कुछ तो नाम से ही सीधे सीधे पता चल रहा है। दोमट मिट्टी ऐसी मिट्टी है जो मुख्य रूप से जल को अवशोषित करती है। 1953 में मृदा संरक्षण के लिए केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना की गई थी। सर्वप्रथम 1879 ईस्वी में डॉक शेव ने मिट्टी का वर्गीकरण करते हुए मिट्टी को सामान्य और असामान्य मिट्टी में विभाजित किया, जिसके बाद भारत की मिट्टियां स्थूल रूप से 5 वर्गों में विभाजित की गईं। क्या क्या है? जलोढ़ मृदा या कछार मिट्टी, एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लैटेराइट एंड एरिड सॉइल। जलोढ़ मिट्टी, दोमट मिट्टी। क्या है दोमट मिट्टी? भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल में पाई जाने वाली जलोढ़ मिट्टी होती है, जिसे दोमट मिट्टी भी कहा जाता है। जलोढ़ मिट्टी भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 43.4% भाग पर पाई जाती है। इस मिट्टी का निर्माण नदियों के निक्षेपण से किया गया है, लेकिन जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की मात्रा कम पाई जाती है। जिस स्थान पर जलोढ़ मिट्टी अधिक पाई जाती है, वहां पर फसल के उत्पादन के लिए यूरिया खाद डालना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, तो जलोढ़ मिट्टी में पोटाश एवं चूना की मात्रा अधिक नहीं पाई जाती। इसके साथ ही जलोढ़ मिट्टी के निक्षेपण से ही भारत में उत्तर का मैदान, गंगा का क्षेत्र मैदान का सिंध, ब्रह्मपुत्र का मैदान, गोदावरी का मैदान, कावेरी का मैदान, नदियां आदि बनी हुई हैं। गेहूं की फसल के लिए भी जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ यानी दोमट मिट्टी का जलोढ़ मिट्टी सबसे उपयोगी मानी गई है। इसके अलावा इस मिट्टी में धान एवं आलू की खेती भी की जाती है। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण बलुई मिट्टी एवं चिकनी मिट्टी के मिलने से हुआ है। जलोढ़ मिट्टी का रंग हल्का धूसर होता है। ठीक है, तो दोमट मिट्टी सबसे ज्यादा कॉमन है और ट्रीटमेंट के लिए भी यही अवेलेबल हो पाती है। काली मिट्टी की बात करें, ब्लैक सॉइल, भारत में जलोढ़ मिट्टी के बाद सबसे अधिक इस्तेमाल काली मिट्टी का किया जाता है। इसलिए क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारत में काली मिट्टी का दूसरा स्थान है। काली मिट्टी का सबसे अधिक उपयोग भारत में महाराष्ट्र और दूसरे स्थान पर गुजरात राज्य में खेती के लिए किया जाता है। इस मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी के उद्गार के कारण बेसॉल्ट चट्टान के निर्माण से हुआ है। वहीं दक्षिण भारत में काली मिट्टी को रेगूण के नाम से जाना जाता है। केरल में काली मिट्टी का शाली का नाम दिया गया है। वहीं उत्तर भारत में काली मिट्टी को केवाल के नाम से जाना जाता है। काली मिट्टी में भी नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की मात्रा अधिक नहीं पाई जाती, क्योंकि इसमें लोहा, चूना, मैग्नीशियम एवं एल्यूमिनियम की मात्रा अधिक पाई जाती है। काली मिट्टी में पोटाश की मात्रा भी अधिक होती है नहीं होती है। काली मिट्टी का उपयोग सबसे अधिक कपास के उत्पादन में किया जाता है। अच्छा, क्या होमवर्क कर लीजिए, ऐसे इसको याद करना कठिन है। ठीक है, और लिखने को तो आता ही है और थोड़ी नॉलेज भी बढ़ती है। तो एक पेपर में लाइंस खींच करके 5 मिट्टियों को लिख लीजिए। यहाँ पे दोमट मिट्टी हो गई, फिर काली मिट्टी हो गई, फिर जो 5 मिट्टियां हैं वो लिखी 5 आपने। और इम्पोर्टेंट जैसे बच्चे लिखते हैं कि ये कहाँ प्रॉपर पाई जाती है, वो हो गया। दूसरे नंबर पे क्या इंग्रेडिएंट इसमें रहते हैं, पोटाश की मात्रा है, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम है, इस तरह के मिनरल्स किसमें क्या खास है।
तो ये 2-3 जो इनकी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपके एक ही पेज में आ जाएंगी, बस उतना ही बहुत है। उसके बाद वो आपको एक ही ग्लिम्स में लग जाएगा। तो सभी लिखें, एक आपको चार्ट बनाना है 5 तरह की मिट्टी का। अब किसी में कपास की खेती अच्छी हो रही है, किसी में धान की खेती अच्छी हो रही है, तो वो भी आप वहां पे मेंशन कर देंगे। अब रेड मिट्टी, लाल मिट्टी, तो काली मिट्टी हो गई, दोमट मिट्टी हो गई, और अभी लाल मिट्टी की बात करते हैं। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारत में लाल मिट्टी ने अपना तीसरा स्थान बनाकर रखा हुआ है। भारत में 5.18 लाख वर्ग किलोमीटर पर लाल मिट्टी का विस्तार है। वहीं इस मिट्टी का निर्माण ग्रेनाइट चट्टान के टूटने से की गई है। लाल मिट्टी तमिलनाडु राज्य में सबसे अधिक विस्तृत है। लाल मिट्टी के नीचे अधिकांश खनिज पाए जाते हैं। लाल मिट्टी में भी नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की मात्रा अधिक नहीं पाई जाती। लाल मिट्टी में आयरन ऑक्साइड Fe2O3 मतलब आयरन के 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल से मिलके आयरन ऑक्साइड बनता है, पाया जाता है, जिसकी वजह से इसका रंग लाल दिखाई देता है। लाल मिट्टी फसल के उत्पादन के लिए अच्छी नहीं होती है। इस मिट्टी में अधिकतर मोटे अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, मूंगफली, अरहर, मक्का आदि की उपज की जाती है। इसके अलावा इस मिट्टी में धान की खेती की जाती है। ठीक है, तो लाल, काली और अभी आई पीली मिट्टी। और फिर बात करेंगे लैटराइट मिट्टी। फिर बहुत सारी हैं जो पर्वत के पास मिली, पर्वतीय मिट्टी। तो पीली मिट्टी की बात करें, भारत के केरल राज्य में सबसे अधिक पीली मिट्टी पाई जाती है, जिन क्षेत्र में लाल मिट्टी पाई जाती है और साथ ही उस मिट्टी में अधिक वर्षा होती है। तो अधिक वर्षा के कारण उस क्षेत्र में लाल मिट्टी के रासायनिक तत्व अलग हो जाते हैं, जिसकी वजह से उस मिट्टी का रंग पीला दिखाई देने लगता है। लैटराइट मिट्टी क्या है? भारत में क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से लैटराइट मिट्टी का चौथा स्थान है। ये मिट्टी भारत में 1.26 लाख वर्ग मीटर में फैली हुई है। लैटराइट मिट्टी में लौह ऑक्साइड एवं एल्यूमिनियम ऑक्साइड की अधिक मात्रा पाई जाती है, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, सोना एवं कार्बनिक तत्व अधिक नहीं पाए जाते। लैटराइट मिट्टी चाय एवं कॉफी फसल के लिए उपयोगी मानी जाती है। इसलिए भारत में लैटराइट मिट्टी असम, कर्नाटक, तमिलनाडु आदि राज्यों में पाई जाती है। ये मिट्टी पहाड़ी एवं पठारी क्षेत्रों में भी अधिक पाई जाती है। इस मिट्टी में काजू की फसल अच्छी होती है। इसमें लौह ऑक्साइड एवं एल्यूमिनियम ऑक्साइड की मात्रा अधिक पाई जाती है, लेकिन इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश एवं चूना कम होता है। पर्वतीय मिट्टी ऐसी मिट्टी होती है जिसमें कंकड़ एवं पत्थर की मात्रा अधिक पाई जाती है। पर्वतीय मिट्टी में भी पोटाश, फास्फोरस एवं चूने की कमी पाई जाती है। पहाड़ी क्षेत्र में नागालैंड में झूम खेती सबसे अधिक पाई जाती है। पर्वतीय क्षेत्र में सबसे अधिक गरम मसालों की खेती होती है। तो एक तरफ मिट्टी, उसमें सबसे ज्यादा पैदावार किस चीज की है और वो कहाँ पाई जाती है, ठीक है, और उसमें कितने मिनरल्स होते हैं। तो 4-5 पॉइंट के इधर इस तरह का आपका टेबल बन जाएगा। शुष्क एवं मरुस्थलीय मिट्टी। शुष्क एवं मरुस्थलीय मिट्टी ऐसी मिट्टी होती है जिसमें घुलनशील लवण एवं फास्फोरस की मात्रा, मरुस्थलीय मिट्टी जो मरुस्थल में पाई जाती है, रेगिस्तान में पाई जाएगी, फास्फोरस की मात्रा अधिक पाई जाती है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन एवं कार्बनिक तत्वों की मात्रा अधिक नहीं होती है। यह मिट्टी तेलहन के उत्पादन के लिए अधिक उपयोगी होती है। मरुस्थलीय मिट्टी में भी अच्छी फसल का उत्पादन किया जाता है, लेकिन इसके लिए आपके पास जल की अच्छी पैदावार, अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। इस मिट्टी में तिलहन के अतिरिक्त ज्वार, बाजरा, रागी की फसल की पैदावार अच्छी होती है। अब आता है लवणीय मिट्टी या क्षारीय मिट्टी। लवणीय मिट्टी को क्षारीय मिट्टी, रेह मिट्टी, ऊसर मिट्टी, कल्लर मिट्टी भी कहा जाता है। जिस क्षेत्र में जल की निकास की सुविधा नहीं पाई जाती, उस क्षेत्र में
क्षारीय मिट्टी पाई जाती है। वैसे क्षेत्र की मिट्टी में सोडियम, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम की मात्रा अधिक पाई जाती है, जिससे वह मिट्टी क्षारीय हो जाती है। क्षारीय मिट्टी का निर्माण समुद्र तटीय मैदान में अधिक किया जाता है। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा कम पाई जाती है। भारत में क्षारीय मिट्टी पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी राजस्थान, केरल के तटवर्ती क्षेत्र में पाई जाती है। इसमें नारियल की खेती अच्छी होती है। टेबल बनाए बिना याद नहीं रहेगा, इसलिए टेबल आप सभी लोग आज ही बना लीजिएगा। जैविक मिट्टी, पीट मिट्टी। मिट्टी को दलदली मिट्टी भी कहा जाता है। भारत में दलदली मिट्टी का क्षेत्र केरल, उत्तराखंड एवं पश्चिम बंगाल में उपलब्ध है। दलदली मिट्टी में भी फास्फोरस एवं पोटाश की मात्रा अधिक नहीं पाई जाती, लेकिन इसके लवण की अधिक मात्रा पाई जाती है। दलदली मिट्टी भी फसल के उत्पादन के लिए अच्छी मानी जाती है। एक सेकेंड दीजिए। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल के बारे में पढ़ेंगे। मृदा सॉइल के गुणों का अध्ययन निम्न प्रकार से किया जाता है। भौतिक गुण क्या है? मृदा के कणों के आकार के अनुसार भौतिक गुणों में मिट्टियां निम्न प्रकार की होती हैं। सैंडी सॉइल क्या है? इस मिट्टी में बालू अधिक मात्रा में होती है, जिसके बीच एयर प्रचुर मात्रा में रहती है। यह मिट्टी जल वाटर बहुत तेजी के साथ सोखती है, किंतु जल तीव्रता के साथ परकोलेट कर नीचे चला जाता है। अर्थात इस मिट्टी के कणों में जल धारण करने की क्षमता, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है। बालू सैंड के कणों में खनिज लवण मिनरल्स भी नहीं रुक पाते, अतः यह मिट्टी पौधों के लिए उपयोगी नहीं होती है। अतः ये मिट्टी पौधों के लिए उपयोगी नहीं होती है। इस मिट्टी में लगभग 70 to 80% रेत और लगभग 10% प्रत्येक अनुपात में एल्यूमिनियम सिलिकेट के कण होते हैं। इसमें पोषक तत्व बहुत कम होते हैं। अब लोमी मिट्टी क्या है? दोमट मिट्टी जो ज्यादा हम लोग यूज करते हैं, ज्यादा अवेलेबल है। इस मिट्टी में बालू एवं चिकनी मिट्टी के कणों का लगभग बराबर मिश्रण होता है। यह मिट्टी पौधों की वृद्धि के लिए सर्वोत्तम है। इस मिट्टी के कणों में बहुत अधिक जल धारण करने की क्षमता है। यह पानी की पर्याप्त मात्रा में रोके रहती है और इसमें वायु का संचार भी भली प्रकार होता है। इस मिट्टी के कैपिलरीज विधि द्वारा जल पौधों की जड़ों तक प्राप्त होता है। चिकनी मिट्टी क्या है? इस मिट्टी में कण पार्टिकल्स महीन होते हैं और पास इसकी भी एक टेबल बनाइएगा, 2 टेबल बनाइएगा। एक तो आपकी उस तरह की मिट्टी जो थी सारी, वो कहाँ पे क्या है वो उसी में ये भी लिख सकते हैं चिकनी मिट्टी, पर ये अलग तरीके से आपको इसका डिस्क्रिप्शन है कि पार्टिकल्स कितने होते हैं, किस छोटे हैं, बड़े हैं, क्या वर्क है, तो ये आपको इसमें मिलेगा। इस मिट्टी में कण पार्टिकल महीन होते हैं और पास स्थित होने के कारण मिट्टी कठोर हो जाती है। इस मिट्टी में वायु अवकाश एयर स्पेसेस कम होते हैं, जिसके कारण वायु एयर का सुचारू रूप से संचय नहीं हो पाती तथा ये मिट्टी शीघ्र ही जल सैचुरेटेड हो जाती है। जल मतलब वाटर सैचुरेटेड हो जाती है। मिट्टी के कणों पार्टिकल्स में जल धारण मतलब वाटर होल्डिंग क्षमता कम होती है और इससे होकर जल आसानी से नीचे की ओर रिसता नहीं है। ये मिट्टी पौधों के लिए अधिक उपयोगी नहीं होती है। इस मिट्टी में एल्यूमिनियम सिलिकेट के कण पाए जाते हैं। इसमें क्ले एवं एल्यूमिनियम सिलिकेट 30% से अधिक होता है। मृदा के रासायनिक गुण की बात करेंगे। बहुत इसमें इतना नहीं करना है, पर हाँ फिर भी मिट्टी के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। मृदा के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। मिनरल मैटर इन सॉइल। मिट्टी में अनेक प्रकार के खनिज लवण घुलित अवस्था में पाए जाते हैं, जिनका अवशोषण पौधों की जड़ों द्वारा किया जाता है। विभिन्न प्रकार के खनिज तत्वों मिनरल एलिमेंट्स की मात्रा भिन्न भिन्न होती है।
मिट्टी सॉइल में घुले हुए कुछ खनिज तत्वों में धनावेश पॉजिटिव चार्ज होता है। कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, मोलिब्डेनम, जिंक, कॉपर, हाइड्रोजन, अमोनिया। कुछ तत्वों एलिमेंट्स में ऋणावेश नेगेटिव चार्ज होता है, जैसे नाइट्रेट, नाइट्राइट, क्लोराइड, बाइकार्बाइट और सल्फेट, बाइकार्बोनेट या बाइकार्बाइट होना चाहिए, थोड़ा गलती है। सल्फेट, बाइकार्बोनेट है HCO3, सल्फेट एंड फॉस्फेट आदि। ये जो बीच में सिंबल्स लिखे हैं, जिन्होंने केमिस्ट्री पढ़ी होती है, ये इसके साइन है। केमिस्ट्री में एक वन वर्ड, जैसे कैल्शियम को Ca लिखते हैं, पोटेशियम को केमिस्ट्री में K लिखते हैं, तो उसको लर्न करने की आवश्यकता नहीं है, इतना जरूरी नहीं है। ये सभी तत्व पौधों की जड़ों, रूट्स द्वारा सांद्रता के अनुसार अवशोषित किए जाते हैं, जो पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। कभी कभी मिट्टी में लवणों की अधिक सांद्रता होती है, ऐसी मिट्टी में हेलोफाइट्स उगते हैं। ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल में 10% तक मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ ऑर्गेनिक मैटर पाए जाते हैं, जो पौधों के लिए अत्यंत उपयोगी होते हैं। कार्बनिक पदार्थ ऑर्गेनिक मैटर पौधों एवं अन्य जीवधारियों की मृत्यु के पश्चात बैक्टीरिया एवं फंगस द्वारा अपघटन किए जाने के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं, जो मिट्टी में मिले रहते हैं। इस प्रकार के बने हुए कार्बनिक पदार्थ ह्यूमस का निर्माण करते हैं। इनके कारण मिट्टी का रंग भूरा हो जाता है। इनकी मात्रा शीर्ष मृदा टॉप सॉइल में अधिक होती है, जिसके कारण मिट्टी के कणों पार्टिकल्स में अधिक जल धारण करने की क्षमता पाई जाती है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक मैटर किस तरीके से उसके अंदर होते हैं मिट्टी में, जो मिट्टी को उर्वरक बनाते हैं, मतलब फर्टाइल बनाते हैं। जटिल मृदा एवं इसके घटक। अब कॉम्प्लेक्स सॉइल एंड इट्स कंपोनेंट क्या है? मिनरल मैटर, ऑर्गेनिक मैटर, सॉइल वाटर, सॉइल एयर, सॉइल सोल्यूशन, सॉइल मॉइस्चर, सॉइल रिएक्शन, सॉइल न्यूट्रिएंट्स एंड सॉइल टेम्परेचर। मतलब खनिज पदार्थ, जीवाणु पदार्थ, मृदा जल, मृदा वायु, मृदा घोल, मृदा नमी, मृदा स्पर्धा, मृदीय खाद्य पदार्थ, मृदीय ताप। तो खनिज पदार्थ सबसे पहला लेंगे। खनिज पदार्थ क्या चीज है? मिनरल मैटर। जो भी कॉम्प्लेक्स सॉइल होती है उसमें क्या क्या होता है ये जान रहे हैं। मृदा विज्ञान की अंतरराष्ट्रीय संस्था के कणों के परिमाप के आधार पर मृदा को निम्न भागों में बांटा गया है। चिकनी मिट्टी में जो क्ले सॉइल है उसमें पार्टिकल्स 0.002 मिलीमीटर से कम होते हैं। गाद सिल्ट में 0.002 मिलीमीटर से 0.002 मिलीमीटर से कम। बारीक बालू फाइन सैंड में 0.20 मिलीमीटर से 0.020 मिलीमीटर से कम। मोटी बालू कोर्स सैंड में 2 मिलीमीटर से 0.20 मिलीमीटर से कम। बारीक बजरी फाइन ग्रेवल में 5 मिलीमीटर से 2 मिलीमीटर से कम। बजरी 5 मिलीमीटर से अधिक। जीवाणु पदार्थ ऑर्गेनिक मैटर। अभी क्या था हमारा? इनऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर में क्या है? जंतुओं एवं पौधों की मृत्यु के बाद उसके कार्बनिक मतलब ऑर्गेनिक पदार्थों को निम्नानुसार अपघटन होता है, क्योंकि वो सड़ेगी, जिसमें करकट लिटर बनता है। इसके ताजे मृदक कार्बनिक पदार्थ फ्रेश डेड ऑर्गेनिक मैटर होते हैं। इस करकट लिटर के नीचे पिछली धातु ऋतु के आंशिक रूप से अपघटित कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। इसे आलेशन डफ कहते हैं, जिसके अतिरिक्त सूक्ष्म जीवियों माइक्रोब्स की विभिन्न क्रियाओं द्वारा करकट लिटर एवं आलेपन डल अंत में गहरे रंग के बारीक एवं रवाहीन कार्बनिक पदार्थ ऑर्गेनिक मैटर में परिवर्तित हो जाता है, जिसे ह्यूमस कहते हैं। तो अभी ह्यूमस मिलता है ऑर्गेनिक पदार्थ के रूप में। वो क्या होता है? जो हमारे पेड़ सड़ते हैं या
किसी की डेथ हो जाती है तो फ्रेश डेड ऑर्गेनिक मैटर, तो किसी की डेथ नहीं, जंतुओं और पौधों की मृत्यु के बाद, ठीक है, तो उनका जो बॉडी वेस्ट है वो जब सड़ता रहता है तो जो बिल्कुल सड़ के गल के चीजें बचती हैं रॉ, उनको हम कहते हैं लिटर। और जब वो पानी में नीचे पड़े रह जाते हैं काफी टाइम तक सब, तो उसको ह्यूमस कहते हैं। अभी मृदा जल की बात करेंगे, सॉइल वाटर। यह स्वतंत्र जल होता है जो धीरे बूंद बूंद करके मृदा सॉइल में छनता रहता है और नीचे तल में जाकर एकत्र हो जाता है। कोशिका जल मृदा सॉइल में पाई जाने वाली कैपिलरीज में पाया जाता है। ये जल पादपों को प्राप्त होता है। तो छोटी छोटी कैपिलरीज के माध्यम से मिट्टी के अंदर पानी एक दूसरे छोर तक पहुंचता है। आर्द्रता जल मृदा कणों पर अधिशोषित हो जाता है। इस जल को पादप नहीं कर सकते हैं। जल वाष्प नदीय अंतर स्थानों में होता है। जल किसी भी जगह को प्लांट ग्रुप के विकास में सहायक होता है। यह एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा नदीय खनिज पदार्थ के रूप में आ जाते हैं और पादपों के से प्राप्त होते हैं। सॉइल वाटर फिर से पढ़ती हूँ। ये स्वतंत्र जल होता है जो धीरे धीरे बूंद बूंद करके मृदा सॉइल में छनता है और नीचे तल में जाकर एकत्रित हो जाता है। कोशिका जल मृदा सॉइल में पाई जाने वाली कैपिलरीज में पाया जाता है। ये जल पादपों को प्राप्त होता है, ठीक है। आर्द्रता जल मृदा कणों पर अधिशोषित हो जाता है। इस जल को पादप नहीं कर सकते, मतलब प्लांट्स के यूज का नहीं होता है। जल वाष्प नदीय अंतर स्थानों में होता है। जल किसी भी स्थान पर पादप समूह के विकास में सहायक होता है। ये एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मृदीय खनिज पदार्थ के रूप में आ जाते हैं और पादपों के को प्राप्त होते हैं। अच्छा, जो खनिज पदार्थ, जो ऑर्गेनिक मैटर, क्या वेस्ट था, जहाँ पर कोई भी डेड बॉडी या प्लांट की बॉडी जब पूरी तरह सड़ जाती है तो उसमें जब पानी नीचे जा करके मिलता है तो वो उस तरीके से प्लांट्स को प्राप्त होता है, जो हाईली न्यूट्रिशियस होता है, फायदेमंद होता है उनके लिए। सॉइल एयर की क्या बात होती है? मृदा सॉइल के कणों के पार्टिकल्स के बीच में जो छोटा छोटा रिक्त स्थान होता है उसमें वायु उपस्थित हो जाती है। जड़ें, रूट्स जब श्वसन क्रिया में इस वायु को ग्रहण करती हैं, अर्थात मिट्टी में वायु का उपस्थित होना बहुत महत्वपूर्ण होता है। वो तभी होगा जब आप उसमें बालू नहीं होगी तो बहुत कम मात्रा में होगा। जड़ों, रूट्स में श्वसन, रेस्पिरेशन के साथ साथ जल अवशोषण एवं खनिज तत्वों का अवशोषण भी तेजी के साथ होता है। किंतु जिन मृदाओं में गलत लिखा है, ऑक्सीजन की कमी होती है, उनमें ये क्रियाएं बहुत धीमी होती हैं। मृदा सॉइल में कार्बन डाइऑक्साइड का एकत्रित होना हानिकारक होता है। इन गैसों का उपस्थित होना मृदा के गठन पर निर्भर करता है। तो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन ऑयल सॉइल में होती है एयर होने के कारण, और कार्बन डाइऑक्साइड कम मात्रा में हमेशा पाई जाती है। जब मिट्टी में वायु की मात्रा कम होती है तो वह मिट्टी जल संतृप्त, सैचुरेटेड हो जाती है, जिससे पौधों की जड़ों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और अंत में पौधे मर जाते हैं। तो अगर एयर नहीं है तो पूरी की पूरी पानी से वो भरी रहेगी, जिससे पेड़, मतलब पानी तो मिल रहा होता है लेकिन रूट्स फिर भी डेथ हो जाती, मतलब मर जाते हैं पेड़। सॉइल सोल्यूशन क्या है? मृदा घोल में मृदा सॉइल पानी में घुलकर धीरे धीरे जड़ों द्वारा अवशोषित की जाती है तथा जड़ों को मिट्टी से जमा देती है। मृदा नमी क्या है?
मॉइस्चर क्या है? पादप वर्षा मिट्टी, प्लांट रेन का जल ओस की बूंदें बहुत कम अवशोषित कर पाते हैं। पादप मुख्य रूप से जल अवशोषण मृदा से करते हैं। जब ओस की बूंदें पत्तियों पर गिरती हैं तो ऐसा नहीं होता है कि वहां से प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। प्लांट्स जो है जमीन में मिट्टी के साथ ही जो पानी होता है, जो हवा होती है, उसी को एब्जॉर्ब करते हैं और उसी से अपना फूड बनाते हैं, फ्रूट्स बनते हैं, भोजन बनता है जो हम ग्रहण करते हैं। मृदीय जल 6 प्रकार का होता है। जो मृदीय जल है, मिट्टी में जो जल है वो 6 प्रकार का है। कैसा? ग्रेविटेशनल वाटर, गुरुत्वाकर्षीय जल, कैपिलरी वाटर, कोशिकीय जल, आर्द्रता जल, हाइग्रोस्कोपिक वाटर, रासायनिक एवं क्रिस्टल जल, केमिकल एंड कंबाइंड वाटर, और जल वाष्प मतलब वाटर वेपर्स। ये सब नाम से ही आपको समझ आ रहा है। आगे देखते हैं, इसमें दिया भी है। और फिर रन ऑफ वाटर। मृदा स्पर्धा, सॉइल रिएक्शन, ये क्या चीज है? सॉइल मतलब मिट्टी अम्लीय, क्षारीय या न्यूट्रल हो सकती है। एसिडिक, एल्कलाइन, एल्कालाइन और न्यूट्रल। पादपों की वृद्धि एवं उत्पादकता मुख्य रूप से मृदा की अम्लता पर आधारित होती है। मृदा स्पर्धा, सॉइल रिएक्शन पानी के अवशोषण तथा खनिजों की प्राप्तता को प्रभावित करती है, क्योंकि ये जड़ों की झिल्ली की परंपरागत पारगम्यता को प्रभावित करती है। पारगम्यता क्या है? इधर से उधर जाना, परमिएबिलिटी, कोई चीज नहीं जा रही है और कोई चीज जा पा रही है। तो मृदा स्पर्धा पानी का अवशोषण, मिनरल्स को ट्रांसफर करने में कितनी सहायक है वहां पे झिल्ली, तो उसको कहते हैं मृदा स्पर्धा। मृदा खाद्य पदार्थ क्या है? सॉइल न्यूट्रिएंट्स। पादपों के अकार्बनिक इनऑर्गेनिक भोजन का मुख्य स्रोत सॉइल न्यूट्रिएंट्स है। विभिन्न पादपों की वृद्धि के लिए विभिन्न प्रकार के आयंस की आवश्यकता होती है। ह्यूमस, जो कि अभी आपने पढ़ा, कार्बनिक वेस्ट, जो कि जीवांशों के आंशिक विघटन से बनता है। मृदा सॉइल के कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ दोनों का मुख्य स्रोत है। मृदा सॉइल का उपजाऊपन सीधा ह्यूमस की मात्रा पर आधारित रहता है। तो जितना ह्यूमस मतलब ऑर्गेनिक वेस्ट जितना ज्यादा होगा मिट्टी में, उतनी ही ज्यादा वो सॉइल अच्छी होगी। सॉइल टेम्परेचर, मृदीय ताप। सॉइल टेम्परेचर के अन्य कारकों के साथ साथ मृदा के गुणों को प्रभावित करता है। कम तापमान पर जड़ों द्वारा पानी एवं खनिजों के अवशोषण की दर कम हो जाती है। मूल क्षति जाड़े के दिनों में कम ताप होने के कारण होती है। अतः ठंडी मिट्टी काशिकी हो जाती है। मृदीय ताप सूर्य की रोशनी की तीव्रता एवं वायु ताप से प्रभावित होता है। इसके साथ साथ प्रकाश का समय भी मृदीय ताप को प्रभावित करता है। जैसा कि आप जानते हैं कि सॉइल का जो टेम्परेचर है, अगर बहुत ज्यादा गर्म हो गया तो भी बेकार है और बहुत ज्यादा ठंडा भी उतना काम का नहीं है। तो जो टेम्परेचर है वो बहुत ही मॉडरेट होना चाहिए, जो सूर्य की इंटेंसिटी है और वायु का ताप, ये दोनों पे ही निर्भर करता है जो सॉइल का मतलब जो उसकी क्वालिटी है। अब मृदा के टेक्सचर क्या है? विभिन्न परिमाप वाले कण आपस में मिलकर विभिन्न प्रकार की मृदा सॉइल बनाते हैं। इस आधार पर मृदा के अग्रलिखित समूह बनाए जाते हैं। क्या है? बलुई मिट्टी, सैंडी सॉइल 85%, बलुई दोमट लोमी सॉइल 70%, गाद सिल्ट 90%, जिसमें 10% बालू है। तो इसी तरीके से जो सैंडी बलुई मिट्टी है उसमें 85% मृदा है
और 15% चिकनी मिट्टी है। बलुई दोमट में 70% बालू है और 30% चिकनी मिट्टी है। गाद सिल्ट में 90% गाद है और 10% बालू है। चिकनी मिट्टी को ही गोद कहते हैं, यहाँ पे गोद ही लिखा हुआ है, तो चिकनी मिट्टी प्लस सिल्ट बालू, ये थोड़ा सा इसमें करेक्शन होना है। सिल्ट में 90% चिकनी मिट्टी और 10% बालू है, ठीक है। तो गाद सिल्ट मतलब है, और ये थोड़ा सा गोंद गाद, तो आप एक ही वर्ड पढ़ो, या गोद लिखा है तो हटा दीजिए, चिकनी मिट्टी पढ़िए, 30% चिकनी मिट्टी, और यहाँ पर सिल्ट में 90% चिकनी मिट्टी हो गई और 10% बालू हो गई। मृदा टेक्सचर, सॉइल टेक्सचर सीधे ही मृदा जल सॉइल वाटर के संगठन से प्रभावित करता है। साथ ही साथ ये मूल वृद्धि एवं मृदा वायु को भी प्रभावित करता है। ये मृदा के खाद्य स्तर न्यूट्रिशनल स्टेट को भी प्रभावित करता है। मृदा संरचना एवं छिद्रता, सॉइल स्ट्रक्चर पोरोसिटी प्रकृति नेचर से मृदा संग्रहित एग्रीगेट्स रूप में होती है, अतः इस प्रकार के मृदीय कणों सॉइल पार्टिकल का परिणाम साइज बढ़ जाता है। इनके आधार पर मृदा संरचना निम्न प्रकार की होती है। 10 नंबर हम लोग पेज पे हैं, आगे बाद में पढ़ते। प्लेटनुमा, ब्लॉक लाइक, प्रिज्म लाइक, स्फेरोइडिकल, तो ये जैसे जैसे आप उसे देखते हैं, जब याद नहीं आ रहा है मुझे नाम, उससे फिर आपको पता चलता है कि उसका प्रोफाइल क्या कह रहा है और वो किस तरीके का है। चिकित्सा थोड़ी हैवी है, टफ है, क्योंकि थ्योरी है, इसलिए इसमें इंटरेस्टिंग जैसा कुछ नहीं था। और इसको आप लोग अगर एक टेबल फॉर्म में बना लेंगे, लिख लेंगे, तो कुछ कुछ इम्पोर्टेंट चीजें जो हैं वो आपको दिमाग में रहेंगी, जो कहीं पे भी एड्रेस करते समय, बोलते समय, किसी को कन्विंस करते समय आपको पता रहेगा कि इस मिट्टी में ये मिनरल्स है, ये क्वालिटी है, और इस कारण हम आपको ये मिट्टी आपके ऊपर लेप कर रहे हैं, यहाँ शरीर पे लेप कर रहे हैं। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन तो छोटा सा है, पर थ्योरेटिकल एप्लीकेशन ज्यादा है, जिसमें आपको थोड़े थोड़े लेवल पे मिट्टी के बारे में नॉलेज रहती है। तो कोई क्वेश्चन हो तो बताएं, अदरवाइज सभी ने वीडियो ऑफ कर रखा है, तो सभी पता नहीं अपना काम कर रहे हैं, सुन रहे हैं कि सो रहे हैं, आई डोंट नो। देखिए बबलू जी आराम से लेटे हुए हैं, और लोग क्या कर रहे हैं आई डोंट नो। हेमंत जी प्रॉपर सिंसियरली सुन रहे हैं? नहीं मैम, सुन रहे हैं हम आपको। नमस्ते मैम जी। अच्छा जी बताएं। सुन रहे हैं मैम। जैसे प्लेटलेस बढ़ जा रहा है मैम, तो उससे क्या, जैसे एक जने का तो बोल रहे थे कैंसर है कहकर, ब्लड कैंसर, और एक लेडी अभी आई थी उनका प्लेटलेस बढ़ रहा है, और जो WBC का आकार बढ़ा है, तो इसमें हम प्राकृतिक चिकित्सा में कुछ ऐसे कर पाएंगे मैम? बिल्कुल करना चाहिए हेमंत जी, क्योंकि आजकल ये भी प्रॉब्लम देखने को आ रही है कि प्लेटलेट्स लोगों के बढ़ रहे हैं। ये भी एक ऑटो इम्यून डिजीज का ही पार्ट है, ऐसे समझ लीजिए। हाँ, क्योंकि जब बॉडी का जो सिस्टम इम्बैलेंस हो रहा है, तो हमें उसके इम्यून सिस्टम को प्रॉपर राइट टाइम रखना है, ठीक है, बैलेंस कंडीशन में रखना है। तो जब आप एक होलिस्टिक अप्रोच के तहत ही काम करो, उसको ऐसे लेकर के मत चलो कि प्लेटलेट्स का क्या करना है हमको, है ना। उसको नेचुरोपैथी दिलाइए, लाइक जैसे पेट पे काम होना चाहिए और स्पाइन पे काम होना चाहिए। तो स्पाइन पे मिट्टी की पट्टी गर्म ठंडी से एक मसाज हो सकती है,
पेट पे मिट्टी की पट्टी, गर्म ठंडी सेक, एनिमा हो सकता है, कटी स्नान हो सकता है, स्पाइनल बाथ हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके की चिकित्सा क्रम बनाइए और उनको एडवाइस कीजिए, करिए। जी मैम। किन्हीं चीजों में अच्छा रिजल्ट आया हो तो शेयर किया कीजिए। कभी कोई चिकित्सा करी आपने और उसमें आपने ये ऐड किया, ये किया, फॉलो किया, तो उसको फिर शेयर किया कीजिए और लोगों को भी जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो अगली क्लास में मिलते हैं हम लोग। थोड़ा सा हैवी है, लेकिन जैसा मैंने बताया वैसा करेंगे तो इजी हुआ। याद रखना, टेबल बना लीजिएगा, एक साइड उसकी प्रॉपर्टीज, एक साइड मट के तरीके, और छोटा छोटा उसमें एक ही टेबल में लिख लिया, तो ये 10 पेज जो पढ़ाए हैं वो आपके एक पेज में आ जाएंगे और एक बार आप देखेंगे बस, और एग्जाम में भी आपको फायदा होगा उसका। ठीक है, बाकी कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है इसका जनरल लाइफ में, लेकिन जितना आप कलर्ड मिट्टी के प्रति प्रभाव डाल सकते हैं और प्रभावित कर सकते हैं तो वो अपने आप में अच्छा होता है। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।